अजी सुनते हो, अपने बेटे ने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। उसके स्कूल से सपोर्ट टीचर का फोन आया था। वो चाहते हैं स्टेट लेवल पर खेलने के लिए उसे एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई गई जाए। शोभा ने अपने पति रोहित को चाय का कप देते हुए कहा तो रोहित हैरानी से कहने लगा, अरे वाह, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है, उसकी ट्रेनिंग पर करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। शोभा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, महीने की 60,000 तो मेरी ही तनख्वाह है। उसमें से मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ और तुम्हारे खर्चे हैं 100 अलग। अगर इतनी चिंता है तो अपने बच्चों के भविष्य की तो तुम महंगी ड्रेसेस खरीदना और किटी पार्टियों पर जाना बंद कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी देख लो जिससे मुझे भी थोड़ा सहारा हो सके। देखो जी, मेरी किटी पार्टी पर तो उंगली उठाने की जरूरत नहीं है और ना तो नौकरी मेरे बस की है और ना ही मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके गांव की जमीन और माँ बाबूजी का मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। शोभा, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन फिर माँ बाबूजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गाँव की प्रदूषण रहित हवा ही उन्हें रास आती है। अब वे लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूं? रोहित, चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ बाबूजी ही हैं, कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें तो भगवान के पास जाना ही है। शोभा, ये क्या नाप शनाप बकती जा रही हो? मेरे माँ बाबूजी के बारे में तुम एक काम करो, अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, हम सब 4-5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए वहीं चलते हैं। इस दौरान माँ बाबूजी से बात करूंगा। सप्ताह बीत जाने के बाद रोहित और शोभा अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी के पास गांव पहुंचे। घर में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, दादू दादी, और झट से दोनों ने अपने दादा दादी को जप्पी डाल दी। अपने बहू बेटे और पोता पोती को अचानक आया देख मोहनलाल जी और कमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। मोहनलाल जी बोले, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इस दिवाली पर यहाँ चले आए, वरना हमारी तो हर दिवाली सूनी निकल जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा बाबूजी। और ये देखिए, आपकी बहू आपकी फेवरेट पंजीरी और मठरी भी बनाकर लाई है। रोहित ने कहा तो शोभा भी बोली, माँ मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। वाह बेटा, जीती रहो, दिल खुश कर दिया तुमने तो। कमला जी और मोहनलाल जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन शोभा ने अपने सासू माँ की खूब सेवा की, अपने सास ससुर को बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। रोहित भी अपने पिता की दवाइयों और खाने का ख्याल रखता। एक दिन डिनर करते हुए मोहनलाल जी अपने बेटे से पूछने लगे कि बेटा शहर में सब कैसा चल रहा है? तो रोहित बोला, बस बाबूजी क्या बताऊं, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है, समझ नहीं आता बाकी खर्चे कैसे पूरे करूं। उसी समय रसोई घर में रोटियां सेकती शोभा ये बातें सुनकर तुरंत आ गई और मौके पर चौका मारने के इरादे से बोली, माँ बाबूजी क्यों ना हम एक साथ करें, एक काम करें, यह गांव का मकान बेच देते हैं और वहां बड़ा सा घर लेकर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। तो बात रोहित कहने से झिझक रहा था, शोभा ने तुरंत बोल दी। तो रोहित भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा कि मकान ही क्यों, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी ये जमीन भी बेच दें तो इतना पैसा हो जाएगा कि हम शहर में भी बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं। बेटा बहू की बातें सुनकर मोहनलाल जी की खुशी का ठिकाना न हुआ और तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी। जब कमला जी थोड़ी परेशान हो गई और खाना खाने के बाद रात को जब कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं और इस बात को तो बहू ने मेरा दिल ही जीत लिया है, लेकिन फिर भी मकान और जमीन बेचने को मेरा मन नहीं करता। अपने ही गांव के मिश्रा जी भी तो मकान बेचकर अपने बेटा बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया है कि वो आजकल वृद्धाश्रम में रहने हैं। हमें सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। अरे कमला, मिश्रा जी के बेटे को तो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का लालची था वो। उस जैसी औलाद होने से तो औलाद ना होना बेहतर है। तुम उसकी तुलना अपने बेटे से मत करो, हमारा बेटा तो हीरा है हीरा।
रोहित के कहने पर मोहनलाल जी ने अपना मकान और जमीन बेचने पर लगा दी और कुछ ही दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले आए। मोहनलाल जी ने रोहित को एक बड़ा सा घर दिलवाया जहां सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। रोहित और शोभा अपने माँ बाबू जी की खूब सेवा करते। सास बहू आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगे। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगी हुई थी और बाकी का सारा काम वो दोनों मिल बांट कर लेते। लेकिन धीरे धीरे शोभा ने काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में कमला जी को अपनी बहू के व्यवहार में परिवर्तन नजर आना शुरू हो गया। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में अपनी मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्च उसने अपने हाथों में ले लिया। काम वाली बाई भी हटवा दी, क्योंकि अब उसे लगता था कि जब घर में सासू माँ बैठी ही है तो काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। शोभा आए दिन अपनी सहेलियां संग घूमने निकल जाती या घर पर किटी पार्टी अरेंज कर लेती, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक बाई की तरह कमला जी को ही संभालना पड़ता। उधर मोहनलाल जी को सब्जी और दूध लाने और बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़कर आने जैसे काम दे दिए। वैसे तो कमला जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनकी कमर में थोड़ा दर्द था। सफाई करने और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करते करते रात तक कमला जी की कमर में इतना तेज दर्द होना शुरू हो गया कि वह दर्द से कराहने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मोहनलाल जी से रहा न गया। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए एक कामवाली बाई लगा लो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं संभाल सकती। लेकिन बाबूजी, आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह पहले जितनी ही है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली बाई का खर्च उठा सकूं, और वैसे भी माँ और शोभा मिलकर सारा काम कर लेते हैं। आप शांति बनाए रखें। लेकिन बेटा, घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है। और जहां तक रही पैसे की बात, तो आए दिन तो बहू पार्टियों में जाती रहती है, शॉपिंग करने जाती है, आए दिन नए से नए कपड़े पहनते हो तुम लोग। जब इस सबके लिए तुम्हारे पास पैसा है तो काम वाली बाई के लिए क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही शोभा तमतमा उठी। बाबूजी, आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? और फिर आप दोनों दिन भर करते ही क्या हैं? अगर थोड़े हाथ पैर चला भी लेंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? बहू की बातें सुनकर कमला जी और मोहनलाल जी अवाक रह गए और उनका बेटा रोहित गुस्से भरी निगाहों से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। वैसे ही शोभा कमरे में आई। रोहित बोला, शोभा, थोड़ी तो शर्म करो, उनका ही सब कुछ लूटकर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। रोहित की बात सुनकर शोभा भड़कते हुए बोली, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में भी जाऊंगी और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े भी खरीदूंगी, और अगर उन्हें ऐतराज है तो वो लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो शोभा? वो लोग केवल हमारे खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे, और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर की चौकीदारी, सब काम तो कर देते हैं। मुझे सब मालूम है, लेकिन जो तीखी बातें उन्होंने आज मुझे सुनाई हैं उसके बाद तो मैं उन्हें यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। लेकिन अब शोभा ने तय कर लिया था कि वो अपने सास ससुर को चैन से नहीं रहने देगी। खैर, कुछ दिन यूं ही बीते। आज मोहनलाल जी और कमला जी की शादी की सालगिरह थी। यह दिन मोहनलाल जी के लिए बहुत ही खास था, इसलिए वे आज बहुत खुश थे। हर बार की तरह इस बार भी वे अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए मोहनलाल जी सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए थे। जैसे ही मोहनलाल जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू शोभा ने उनके हाथ में एक थैला और 500 रुपये थमाते हुए कहा, बाबूजी, सब्जियां खत्म हो गई हैं, ले आइएगा, और हाँ, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लाना मत भूलिएगा। मोहनलाल जी ने देखा कि रोहित भी अपने काम पर जाने को तैयार था और चाय नाश्ता कर रहा था, तो मोहनलाल जी अपने बेटे के पास गए और उसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि आज का दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी माँ को कुछ सरप्राइज दूं। कहते हुए मोहनलाल जी ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे।
तो रोहित ने कहा, बाबूजी मैं तो महीने की तनख्वाह लाकर शोभा के हाथ में दे देता हूं, आप उसी से मांग लीजिए। ऐसा कहकर रोहित अपने काम पर चला गया। बाबूजी ने जब अपनी बहू की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा तो शोभा आंखें तरेरते हुए बोली कि बाबूजी आपको भी मालूम है कि इनको महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है। इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल से होता है, और फिर आपकी कमाई तो अब रही भी नहीं, और आपको इस उम्र में सरप्राइज देने की सूझ रही है। अपने पुराने शौक आप भूल जाइए और राम का नाम जपिए। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में सब्जी आ जाएगी, फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहकर शोभा वहां से चली गई। मोहनलाल जी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। आज वे स्वयं को लाचार और ठगासा महसूस कर रहे थे। तभी मोहनलाल जी की पोती निया उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, दादाजी आप किस सरप्राइज की बात कर रहे थे और ऐसा क्या स्पेशल है आज? तो मोहनलाल जी उसकी बात सुनकर उसे लाड़ करते हुए बोले, मेरे बिटिया आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इन 40 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार न दिया हो। लेकिन इस बार शायद कहते कहते अचानक मोहनलाल जी का गला भर आया और वे थैला और पैसे उठाकर सब्जियां लेने के लिए चल दिए। सब्जियां खरीदते खरीदते भी मोहनलाल जी के कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से भी तीखे शब्द लगातार गूंज रहे थे, और सोचने लगे कि लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिता दिया, और आज ऐसी हालत हो गई है कि पत्नी को उपहार देने के लिए जेब में 500 रुपये भी नहीं है। सब्जियां खरीदकर जब मोहनलाल जी वापस आने लगे तो देखा कि एक दुकान पर कुल्हड़ वाला दूध बन रहा था। सोचने लगे कुल्हड़ वाला दूध तो कमला को बहुत पसंद है। गांव में रहते हुए जब भी शाम को टहलने निकलते थे तो लाला की दुकान पर रुककर कुल्हड़ वाले दूध का आनंद उठाते थे। शोभा ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 50 रुपये बच गए थे, तो मोहनलाल जी ने कमला जी के लिए दूध खरीद लिया और संतुष्ट दिल से घर लौट आए। मोहनलाल जी को पसीने से तरबतर देख कमला जी अपने आंचल से उनका चेहरा पहुंचने लगी। इस उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है, अब से आप आराम करेंगे। यहाँ सब्जी की रेहड़ी आती है, थोड़ी महंगी सही, हम लोग यहाँ से सब्जी खरीद लेंगे। अरे कमला वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरी जीवन संगिनी तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए उन्होंने कुल्हड़ वाला दूध कमला जी की तरफ बढ़ाया। कमला जी मुस्कुराकर बोली कि आप भी हद करते हैं, जीवन में इतनी परेशानियां हैं फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी जिंदगी में मिठास घोल देते हैं। तभी उधर से शोभाई, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाने को कहा था, वो कहाँ है? बोलते हुए उसकी तरफ नजर कमला जी की तरफ गई और उनके हाथ में कुल्हड़ वाला दूध देखते ही भड़क उठी। अच्छा तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए दूध लाने में खर्च कर दिए, शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? कमला जी बोली, बहू इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो केवल मेरी खुशी के लिए मेरा मनपसंद दूध खरीद कर ले आए थे। ये बात चली रही थी कि अपने दादा दादी को एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनके पोता पोती बगीचे को फूल तोड़ कर ले आए, उनका एक गुलदस्ता बना कर ले आए और बोले, दादू दादी हैप्पी एनिवर्सरी। कमला जी और मोहनलाल जी अपने पोता पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। अपने बच्चों का दादा दादी के साथ लगाव देखकर शोभा जल भुनकर कोयला हो रही थी। उनके कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो अपने दादा दादी के आसपास मंडराते रहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो यहाँ से। तभी रोहित घर में आया और बोला, जब भी घर आता हूं बस कलेश, अब क्या हो गया? तो शोभा ने चिल्ला चिल्ला कर उससे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रोहित अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते हैं क्या? जब से आप लोग आए हैं मेरा तो जीना दुश्वार हो चुका है, और बाबूजी आपकी कमाई अब नहीं है तो अपने पुराने शौक पर भी जरा लगाम कसिए। यह बातें सुनकर मोहनलाल जी को गुस्सा आया और वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह की बात करने की? यह मत भूलो कि केवल हमारी वजह से आज तुम लोग इस घर के मालिक बने बैठे हो, तो कोई ऐसा नहीं किया है आप लोगों ने। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये कहते हुए गुस्से से तिलमिला रोहित अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमला जी और मोहनलाल जी अपने बेटे बहू के रवैये पर हैरान थे। मोहनलाल जी की नजर अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। बस अब बहुत हुआ, यह सोचकर मोहनलाल जी अपनी अलमारी खोलकर कुछ टटोलने लगे।
अगले दिन सुबह जब रोहित नौकरी पर जाने के लिए तैयार होकर जूते पहन रहा था तो देखा कि मोहनलाल जी अपने थैले में कुछ कागज रखते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। तो रोहित ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो मोहनलाल जी बोले, बैंक जा रहा हूं, कुछ पैसों की जरूरत है। इस पर रोहित ने कहा, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? तो मोहनलाल जी बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो तुमसे पैसे मांगता रहूंगा। भले ही तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और जमीन बेच दी है, लेकिन फिर भी मेरे पास एफडी में कुछ पैसे पड़े हैं, वो मेरे हैं। शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर मोहनलाल जी घर से बाहर निकल गए। शाम के 7 बज चुके थे। रोहित भी ऑफिस से घर आ पहुंचा था, लेकिन मोहनलाल जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर कमला जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 7:30 बजे मोहनलाल जी जब घर लौटे तो उनके हाथों में कुछ उपहार थे। अजी, कहाँ चले गए थे आप? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मोहनलाल जी ने देखा कि जहां उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी तो उधर रोहित और शोभा उन्हें गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू को गहरी निगाह से देखते हुए मोहनलाल जी कमला जी को कहने लगे कि अरे भाग्यवान, कल तो शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। तुम्हारी सभी साड़ियां पुरानी हो गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूं और तुम्हारी पसंद की दाल मखनी और पनीर की सब्जी भी लाया हूं। जो सेलिब्रेशन हमने कल नहीं किया वो आज करेंगे। हमें किसी की 4 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी सोफे पर बैठे और सामने रखी मेज पर एक पैर रखा और उसका दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर जी की बातें सुनकर शोभा गुस्से से लाल हो रही थी तो रोहित अपने पिता को झिड़कते हुए बोला, बाबूजी, यह भी कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेटिए। तो मोहनलाल जी बोले, यह घर मेरा है, ये सोफा मेरा है और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए? ये बात सुनते ही रोहित और शोभा का मुंह खुला का खुला रह गया। शोभा बोली, आप शायद भूल रहे हैं, यह घर आपका नहीं है, मेरे पति का है और यहाँ वही होगा जो मैं और मेरे पति चाहेंगे। ये बातें सुनते हुए मोहनलाल जी उसी आरामदायक अवस्था में बैठे रहे और बोले, पूछो अपने पति से कि यह घर किसके नाम पर है? टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपनी माँ, जो कि महिला सीनियर सिटीजन है, के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी और मैं भी यही चाहता था कि अगर तुम्हारी माँ के नाम पर ही रहे, इसलिए मैंने ही उसे यह सुझाव दिया था। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए कमला को अपना मकान बेचते समय ही हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जिसके मद्देनजर मैंने यह फैसला लिया था। इतना बड़ा धोखा भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। शोभा चिल्लाने लगी, धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया। जो तुम हमारे साथ करना चाहती थी वो तुम्हारे साथ हो गया। बस फर्क इतना है कि पहले इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम लोग वो चलते बनो। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर रोहित बोला, मगर बाबूजी, आप ये बात तो भूल रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तभी शोभा बोली, बिल्कुल सही, हम कोर्ट केस करके आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। उन दोनों की यह बात सुनकर मोहनलाल जी बोले, अपना यह शौक भी पूरा करके देख लो बहू, मैं वकील साहब को अभी बुला लेता हूं। थोड़ी देर में वकील रामानंद जी, जो मोहनलाल जी के खास मित्र थे, वहां पहुंच गए। वकील साहब बोले, इस घर पर कानून रोहित और शोभा का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा मोहनलाल जी की कमाई का है और जिन्होंने मोहनलाल जी के खेतों की जमीन खरीदी है वे इस बात के गवाह हैं। तो जो सब कुछ भी है मोहनलाल जी का है, उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोर्ट केस कर लो। अब तो शोभा और रोहित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर वकील साहब के जाने के बाद मोहनलाल जी बोले, अब तुम ज्यादा देर मत करो, अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहां से। कमला जी ने मोहनलाल जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज वो रुकने वाले नहीं थे। वे कहने लगे कि अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता रखने की मैंने भरपूर कोशिश की, केवल उसके कारण ही हम अपनी इच्छाओं को भी भूल गए। पर उसे तो अपनी पत्नी का हुक्म मानने से भी फुर्सत नहीं है। अपने माँ बाप का प्यार और त्याग पल में भुला दिया उसने। लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की ख्वाहिश नहीं रखता हूं, अब मुझे केवल एक अच्छा पति बनना है। अपने ससुर के मुंह से यह बातें सुनते ही शोभा तो जैसे उबल पड़ी, बस इससे ज्यादा जिल्लत में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोग आज यह घर छोड़कर चले जाएंगे,
कहते हुए शोभा तेजी से अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। पीछे पूछे रोहित आया और बोला, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी महंगाई है? घर का किराया ही 25,000 रुपये है, ऊपर से बच्चों की फीस और राशन पानी। हमारी फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। और वैसे भी सारा किया धरा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि माँ बाबूजी का ही सब कुछ लेकर उनसे ही बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो यह सब तो होना ही था, अब भुगतो। रोहित की बातें सुनकर शोभा का सिर चकराने लगा। अपने हाथों से बाजी निकलते देख शोभा थोड़ी देर में ही बाहर निकली और अपने सास ससुर के पैरों में गिर गई। बाबूजी, गलती तो आखिर बच्चों से ही होती है, लेकिन बड़ों का फर्ज यह है कि उनकी गलती पर उन्हें डांट कर समझाए, लेकिन बेघर करना तो गलत है ना। फिर पीछे पीछे रोहित भी बाहर आया और बोला, बाबूजी अपने पोता पोती का तो सोचिए, वह कहाँ जाएंगे बेचारे। फिर मोहनलाल जी बोले, ठीक है, अगर अब तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे महीने के 10,000 देने होंगे, जिससे मैं और मेरी पत्नी अपना खर्च चला सकें, और घर और रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ अब से घर का कोई काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा तुम्हारे सामने है। इतना कहने के बाद मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा भोजन करने लगे। उस दिन के बाद से रोहित समय पर अपने पिता के हाथ में महीने का खर्च थमा देता। उधर शोभा ने भी वचन दिया कि वो अपनी भूल सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। अब मोहनलाल जी ने अपनी पत्नी को भी समझा दिया था कि अब अपनी जिंदगी की खुशियों को किसी के लिए कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के लिए जीना शुरू करो और ठाठ से जियो। उस दिन के बाद से मोहनलाल जी और कमला जी अपने पोता पोती के साथ बैठकर टीवी देखते, खाते पीते और जिंदगी का आनंद उठाते। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं।